एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 11वीं फिजिक्स के लिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेबल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, क्योंकि आपका पेपर 10 फरवरी को होने वाला है। एंड इस वीडियो में हम आपके 4-4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे कवर करवा देंगे, क्योंकि हम पिछले वीडियो के माध्यम से 2 व 3-3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन कवर कर चुके थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें हिंदी की भी आपकी तैयारी करवाई गई। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी फिजिक्स जो है संपूर्ण तैयारी करवाई जा चुकी है एंड केवल और केवल रह गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसका वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा एंड उससे आपके कवर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सारे क्वेश्चंस आपको करके जाना है, क्योंकि देखो भाई अब टाइम नहीं बचा कि आप लोग बाद में पढ़ोगे। अब पता नहीं चलेगा कि कब आपका 10 फरवरी आ जाएगा एंड आपका फिजिक्स का पेपर होगा, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को करके जाना है एंड ध्यान से ये सारे क्वेश्चन कर लेना और आंसर के साथ थोड़ा थोड़ा समझाते जाऊंगा ताकि आप लोगों को कंप्लीट होते जाए। ठीक है, इन क्वेश्चंस को जरूर से कंप्लीट करके ही जाना। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। इतना अगर तोड़ करके क्वेश्चन आया अलग से तो 2 मार्क्स में आएगा। एंड आगे पूरा का पूरा अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बंदूक के प्रतिक्षिप्त वेग के लिए आपको सूत्र जो है ज्ञात करना है, यहाँ पर निगमित करना है व्यंजक, तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका पूछा गया था संवेग संरक्षण नियम, तो लिख दीजिएगा उसको इस तरीके से। यहाँ पे दिया गया है, एक पृथक प्रणाली में 2 वस्तुओं के बीच होने वाली टक्कर के लिए टक्कर से पहले 2 वस्तुओं का कुल संवेग जो है टक्कर के बाद 2 वस्तुओं के कुल संवेग के जो है क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। यही हमारा संवेग संरक्षण का नियम कहता है। और संवेग संरक्षण के नियम पर ही आधारित होता है क्या, बंदूक का जो प्रतिक्षिप्त वेग होता है। अब इसी का ही हमें सूत्र भैया ज्ञात करना है। चलिए भाई इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे संवेग संरक्षण के नियम से हमें मिलता है कि m1 v1 इक्वल m2 v2 है ना। ये आपको द्रव्यमान और वेग जो है इक्वल लिए गए हैं 1 2 है ना। देखिए यहाँ पे पहली वस्तु का द्रव्यमान और ये रहेगा आपका दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 और v, ये तो आप समझ ही सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं, इससे हम प्रतिक्षिप्त वेग ज्ञात कर सकते हैं। अब भाई सपोज दैट दोनों निकाय जो है विराम स्थिति से शुरू होते हैं, इसलिए जब गोली चलाई जाती है तो m1 द्रव्यमान की गोली का वेग v1 हो जाता है। जो m1 भाई देखो अब जो भाई वस्तु है उसी का तो वेग ना लिखेंगे तो v1 हो जाता है। और यह बड़े निकाय m2 यानी कि दूसरी जो वस्तु है m2 जो बड़ा निकाय है उसको प्रभावित करता है, इसमें प्रतिक्षिप्त वेग होगा और पीछे की ओर बढ़ेगा। तो अब नया प्रतिक्षिप्त वेग क्या होगा, ये v2 इक्वल हो जाएगा हमारा m1 v1 अपॉन m1 इस तरीके से है ना। तो ये हमारा यहाँ पे निकल करके आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है ढालू या फिर कहें बंकित सड़क। इस तरीके से दिया जाता है, घर्षण युक्त सड़क पर वृत्तीय गति के लिए कार्य करती हुई अधिकतम चाल के लिए आपका इसका सूत्र स्थापित करना है। देखो तो इसका आंसर यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन आपको इसका आंसर जरूर से कर लेना है। ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विथ सॉल्यूशन। देखिए आपका क्वेश्चन दिएगा प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। देखिए ये क्वेश्चन ना हर साल लगभग क्वेश्चन आता है एंड आपके अर्धवार्षिक में भी आया था एंड आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल आने वाला है ना। तो देखो प्रक्षेप गति क्या होती है, जैसे हम कहीं पर खड़े हैं और हम किसी वस्तु को इस तरीके से फेंक देते हैं तो वो ऐसा तो होता नहीं कि हमने यहाँ पे फेंकी तो बिल्कुल यहीं पे जस्ट गिरेगी, यहाँ पे इस तरीके से वो कहीं दूर जाकर के गिरती है, ये हमारी प्रक्षेप गति कहलाती है। देखिए यहाँ पे परिभाषित करेंगे, यदि किसी पिंड की है ना, देखो प्रक्षेप गति अलग से 2 नंबर में भी आपके अलग से आ सकती है, तो इसकी परिभाषा याद रखना। यदि किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में, देखो ये प्रारंभिक वेग से मतलब शुरुआती वेग से हम यहाँ पे इस बिंदु से ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊंची दिशा में इस तरीके से हम फेंक रहे हैं, तो ये या फिर अन्य किसी दिशा में भी फेंका जाता है तो वह पिंड गुरुत्वीय त्वरण या फिर कहीं गुरुत्वीय त्वरण के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पर गति करता हो, इस तरीके से इस वक्र पर गति करता हो किसी अन्य स्थान पर आकर के आ गिरता है। इस गति में जो प्रक्षेप गति होती है और यही प्रक्षेप गति जो है कहलाती है। तो इस चीज़ को याद रखना, ये हम ऊर्ध्वाधर दिशा में किसी वस्तु को फेंका और वो ऊर्ध्वाधर गति करती हुई गुरुत्वीय त्वरण के कारण क्या वक्र में गति करती हुई यहाँ पर किसी स्थान पर आकर के गिर जाती है, ये हमारी प्रक्षेप गति कहलाती है। एंड अब आपको करना क्या था भाई, अब सिद्ध करना था कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अब देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि वृत्तीय गति के लिए या फिर कह लेता है प्रक्षेप गति के लिए उड्डयन काल का व्यंजक निगमित कीजिए, अधिकतम ऊंचाई का क्षैतिज परास का व्यंजक निगमित कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आता है ना आपका। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला याद कर लेना है, केवल केवल आप इसका आसानी से जो है इसका पूरा का पूरा आंसर निकाल पाओगे है ना। इसका सूत्र स्थापित करने के लिए मेनली आ जाता है, तो इस तरीके से ये पूरा आंसर आपका दिया गया है ना। ये आपने वैसे भी पहले से कर रखा हुआ, क्षैतिज परास के लिए आप इसका यूज करिएगा है ना। ये रहेगा आपके सामने r बराबर यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन g है ना। और ये आपका दिया गया है यहाँ पे इसका ये अधिकतम ऊंचाई के लिए है ना, तो इसको भी कंप्लीट कर लेना है ना। और गति के नियमों के अकॉर्डिंग भी इसे किया जा सकता है, तो वो भी आपको बताया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है अभिकेंद्र त्वरण। भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं। देखो अगर इतना सा क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर में ही आ जाएगा या फिर एक शब्द या वाक्य में उत्तर में भी बन सकता है ना। और पूरा क्वेश्चन इसका व्यंजक निगमित करने के लिए आता है। तो इस तरीके से देखिए, वृत्तीय गति में रेखीय गति, रेखीय वेग व कोणीय वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, यहाँ पे अभिकेंद्र त्वरण कहा जाता है। इसको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार बना है, खालिस्तान के रूप में, किसी भी रूप में, ठीक है, इसको याद रखना। देखिए तो वृत्तीय गति की बात करी जा रही है भाई, तो देखिए अभिकेंद्र त्वरण है मेनली, तो इस तरीके से ये गति करती हो ये होता है। और इसको आपको व्यंजक निमित्त करना है। सबसे पहले हम मानेंगे, माना कोई कण जो है आर है, आर तो त्रिज्या ये आपकी दी गई है ना, वृत्तीय पथ पर एक समान कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है। सामान्य समायांतराल जो होता है आपको हम उसको स्मॉल टी से इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं ना। और जब वह बिंदु पी से क्यू तक जाता है ना, ये जो बिंदु पी है इससे वो क्यू तक जाता है, यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करता है केवल, तो उसका वेग जो है v1 से v2 हो जाता है ना। यहाँ से यहाँ तक जाने में केवल उसका v1 से v2 वेग हो जाता है। तो इस कण की चाल नियत है, अर्थात v1 वेक्टर आपका दिया गया है इक्वल v2 वेक्टर इक्वल v, है ना। तो ये आपका यहाँ पे थीटा, आपका रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा आपका थीटा, यहाँ पे देखिए ये सामने आपको दिया गया है। तो इस तरीके से आप अगर ये बना देंगे पहले, है ना, और अगर आप देखो अगर संरचना उसकी बना देते हैं तो फिर आप आसानी से उससे पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, व्यंजक लिख सकते हैं, है ना। और ये यहाँ पे अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक आपका निकल करके आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है एंड आपकी परीक्षाओं में लगातार आता है। देखो आपको इसमें क्या त्वरण ज्ञात करना होता है, मंदन ज्ञात करना होता है। देखिए आपको क्या गोली की रफ्तार दी गई भाई, है ना, इसकी गोली की चाल दी गई है। गोली जो है 900 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना, एक घंटे की चाल मीटर प्रति घंटे की चाल से रेत के ढेर में 25 मीटर तक घुस जाती है। और 20 ग्राम की एक गोली है ना, उसका भार दिया गया है, इसकी चाल दी गई है और कितने सेंटीमीटर तक घुस जाती है। अब आपको उसमें मंदन जो उत्पन्न हुआ वो ज्ञात करना है। दिया क्या गया, गोली का द्रव्यमान 20 ग्राम दिया गया है ना। इसका वेग या चाल कहें तो आपकी 900 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई है ना। और ये आप यहाँ पे सूत्र लगाते हुए यहाँ पे क्या कर देंगे, ये यहाँ पे आपका जो मिनट होते हैं ना वो 1 घंटे में, है ना, तो वो यहाँ पे गुणा करते हुए एंड ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 25,000, है ना। और आगे आपको लिखना है v स्क्वायर बराबर समीकरण, है ना, गति के समीकरण का यूज करते हुए हम यहाँ पे, क्योंकि हमें मंदन ज्ञात करना है तो हम फिलअप कर देंगे यहाँ पे। और वही वैल्यूज आपकी ये सारी हैं, इनपुट करके आप यहाँ पे आंसर सीधा का सीधा आंसर आप अपना निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है। देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन है, आपको कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर के रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है। बल आपको भाई 200 न्यूटन दिया गया है ना। और आपको क्या करना है, कार्य ज्ञात करना है। देखिए, है ना, साइकिल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए, है ना। तो कार्य ज्ञात करना है, बल दिया गया है, मीटर में दूरी दी गई है ना, और थीटा 180 डिग्री, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कोण बनेगा इसका 180 डिग्री का, ये आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, क्योंकि कार्य निकालना है। तो कार्य बराबर यहाँ पे बल एस आपका कोस थीटा, और ये रहेगा आपका यहाँ पे एस मतलब ये आपकी दूरी हो जाएगी, है ना। और ये आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा और थीटा आपका 180 अंश दिया ये रहेगा, है ना। तो इस तरीके से आपका ये आंसर यहाँ पे -2000 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, 36 से 30 अंश का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 15 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। इसका आपको अधिकतम ऊंचाई उड्डयन काल और क्षैतिज परास का जो है व्यंजक या फिर सूत्र कहें कि निगमित करना है। तो इस तरीके से आप इन तीनों को कर सकते हैं। देखिए आपको कोण दिया गया है, थीटा भी दिया गया है ना, और कहें कि आपकी जो चाल या वेग कहें कि दिया गया है ना, तो थीटा आपको दिया गया है, वेग दिया गया है आपको, है ना, ये तीनों चीज़ें दी गई हैं। अब आपको इन तीनों चीज़ों को निकालना है ना, बताना है, इनको सूत्र के द्वारा जो है बताना है, निकालना है, ठीक है। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए आप इसका यूज करेंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं ना। अधिकतम ऊंचाई का जो सूत्र होता है u²/2g, इसको इसमें रख करके आप ये केवल देखिए आपको सारा कुछ दिया ही गया है, आपको केवल वैल्यू उसमें पुट करनी है और निकाल देना है ना। उड्डयन काल का क्या होता है, t = 2u sin θ/g, है ना। तो इसमें आप ये वैल्यू सारी रख दीजिएगा और आपका यहाँ पे 1.5 सेकंड आ जाएगा। क्षेत्र परास के लिए आप इसको याद रखिए, है ना। तो सीधा फॉर्मूला का खेल है, आप फॉर्मूला मेनली याद रखिए एंड आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे निकल करके आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, वृत्तीय गति। भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वृत्तीय गति। देखो इसमें ना हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड ये मान के याद करना, ये मान के आप कंप्लीट करना उसे कि ये हमारी परीक्षा में आने वाला है एंड इसे हमें नहीं छोड़ना है, इसे हम खा जाएंगे, ठीक है। तो देखिए वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण का व्यंजक ज्ञात करना। ये वही व्यंजक है अभिकेंद्रित त्वरण का, वही सेम क्वेश्चन है लेकिन वृत्तीय गति के साथ जोड़ दिया गया है तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है ना। चलिए देख लेते हैं वृत्तीय गति की परिभाषा याद रखना, क्योंकि ये 2 नंबर में अलग से पूछी जा सकती है ना, तो इस चीज को याद रखना।
वृत्तीय गति क्या होती है? जब कोई कण किसी अक्ष के चारों ओर एक क्षैतिज वृत्ताकार मार्ग में नियत गति करता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। देखिए इस तरीके से वो गति कर रहा है ना, वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है ना, एक समान रूप में। तो एक समान वृत्तीय गति करने वाली वस्तु पर कार्यरत त्वरण को वस्तु के का अभिकेंद्री त्वरण कहा जाता है ना। ये इसका पूरा का पूरा व्यंजक दिया गया है, इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की है ना अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक? अब भाई यहाँ पे क्या क्षैतिज की बात करेंगे है ना, इस तरीके से क्षैतिज में 100 मीटर फेंक रहा है तो ऊंचाई में कितना फेंकेगा, ऊपर कितनी दूरी तक फेंकेगा? तो इसको देखिए अधिकतम परास निकालनी है। अभी हमने ऊपर उसका सूत्र देखा था, यू स्क्वायर है ना, यू स्क्वायर अपॉन जी है ना, तो ये ही सूत्र का यूज़ करेंगे। एंड 100 मीटर आपको दी गई है, ये आप यहाँ पे वैल्यू रखते हुए यहाँ पे आप 50 मीटर यहाँ पे आंसर निकाल दीजिएगा, मतलब उसकी आधी ही फेंक सकता है नीचे ऊपर है ना, क्योंकि देखिए अपॉन जी स्क्वायर है ना, तो ये रहेगा। नेक्स्ट आपका तनन प्रतिबल अंतर्गत प्रतिबल है ना, विकृति वक्र बनाइए तथा इसकी व्याख्या कीजिए, वक्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। तो पदार्थ का प्रत्यास्थ आचरण, भाई ये 2022 या 23 में शायद आया हुआ, तो क्वेश्चन है 2022 या 23 है ना, इसी में, तो ये इंपॉर्टेंट है एंड इनको आपको पता होना चाहिए। प्लास्टिक आचरण है ना, और स्थायी विरूपण, और ये रहेगा आपका पदार्थ की प्रत्यास्थता सीमा, इनको आपको यहाँ पर दर्शाना है भाई है ना। तो प्लास्टिक इलास्टिसिटी कहें कि आपकी ये रहेगी है ना, प्लास्टिक बिहेवियर ये रहेगा है ना आचरण, और स्थायी विरूपण आपका यहाँ पर परमानेंट सेट दिया गया है, और प्रत्यास्थता सीमा दी गई यहाँ पे, ये रहेगी आपकी है ना इलास्टिक लिमिट है ना, ये रहेगी आपकी प्रत्यास्थता सीमा। ये यहाँ पे दर्शाना है आपको वक्र पर, यही ना क्वेश्चन में पूछा गया है, इनको वक्र पर दर्शाइए। तो ये आपको वक्र बना देना है एंड इनको यहाँ पे दर्शा देना है। ये आपका रहेगा तनन के लिए प्रतिबल विकृति वक्र रहेगा, इस पर आपको सभी को आपने दर्शा दिया है, तो इसी तरीके से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा है ना, ठीक है। इसको आप कंप्लीट कर लेना एंड आगे आपको इन्हें थोड़ा थोड़ा समझा देना है ताकि आपका नंबर ना काटे। देखो पदार्थ का प्रत्यास्थ आचरण सबसे पहली चीज है ना, पदार्थ का प्रत्यास्थ आचरण यानी कि प्रत्यास्थता जो पदार्थ का वह गुण होता है जिससे पदार्थ बाहरी बल के ऋण होने वाले दबावों का विरोध करता है ना, बाहरी बल के कारण होने वाले, कारण लिखा है, कारण होने वाले दबावों का विरोध करता है। प्रत्यास्थ पदार्थों में प्रत्यास्थता की जो मात्रा ज़्यादा होती है। अब भाई प्लास्टिक बिहेवियर की बात करें तो क्या होता है कि धातु के प्रतिबल विकृति वक्र में प्लास्टिक आचरण का मतलब है कि सामग्री स्थायी रूप से विकृत हो जाती है ना, एक तरह विकृत वक्र है ना, विकृत हो जाती है। इस स्थिति में प्रतिबल हटाने के बाद भी सामग्री जो है अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाती है, ये यहाँ पर प्लास्टिक बिहेवियर लिखते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यास्थता सीमा है ना, जो आपकी यहाँ पे दी गई है, ये देख सकते हैं इलास्टिक लिमिट है ना, तो ये आपका इसमें कंप्लीट लिखना है कि धातु के किसी विशिष्ट प्रतिबल विकृति वक्र में प्रत्यास्थता सीमा वह बिंदु होता है जहां तक सामग्री प्रत्यास्थ रूप से विरूपित हो सकती है ना, मतलब उसके लिए एक लिमिट होती है ना, जहां तक वो विरूपित हो सकती है उसकी एक लिमिट होती है। इस बिंदु को लब्धि बिंदु भी कहा जाता है। और ये नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया गया है स्थायी विरूपण, इसको कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि कोणीय वेग है ना, इसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, को परिभाषित कीजिए और कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध लिखिए। तो भाई अगर क्वेश्चन इतना भर आता है कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में, तो ये आपका 3 नंबर में या 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा है ना, एंड ये पूरा क्वेश्चन आता है तो ये भी 4 नंबर में आपका क्वेश्चन आएगा है ना। मेनली कहूँ कि ये 3 नंबर में अलग से ये क्वेश्चन इतना आएगा है ना, एंड ये पूरा क्वेश्चन आपका 4 नंबर में, ठीक है ना। चलिए भाई सबसे पहले तो हम कोणीय वेग को समझ लेंगे। कोणीय वेग होता है ना वह कोणीय परिवर्तन दर जो किसी वस्तु के घूमने में समय के साथ होती है, वो कोणीय वेग कहलाता है एंड उसे हम ओमेगा से प्रदर्शित कर देते हैं इस तरीके से है ना। अब भाई कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध क्या होता है, तो v बराबर r इंटू ओमेगा है ना। ये यहाँ पर रेखीय वेग है, r त्रिज्या है हमारा, v ओ w यानी कि ओमेगा ये क्या है हमारा कोणीय वेग है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना एंड इसको पूरा आपको सॉल्व करना जरूर से सीख लेना है। यहाँ पे मैंने सीधा लिख दिया है, यहाँ पे देखो ये क्या है ना, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन रहते हैं तो इनको टाइप करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड दिक्कत होती है ना, तो आप लोग इसका आंसर जरूर से कर लीजिएगा है ना। मतलब ये कहें ये जो आपका देखिए ऊपर है ना, ये रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध ज्ञात करना, ये जरूर से पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा लिखिए, इसके सूत्र को स्थापित कीजिए। तो भाई ऊष्मा चालकता गुणांक क्या होता है, इसका सूत्र स्थापित करना आप लोगों को सीख लेना है ना। देखो मैं क्वेश्चन मेनली बता रहा हूँ एंड आंसर भी जिन जिन के यहाँ पे हो सक रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखो तो ऊष्मा चालकता गुणांक क्या होता है, यह किसी पदार्थ की ऊष्मा का संचरण करने की क्षमता को जो है दर्शाता है, वो ऊष्मा चालकता गुणांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर। देखो भाई कोई 4 अंतर आपको लिखने हैं, ठीक है ना। इस अंतर को
कर लेना, क्योंकि ये 4 नंबर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई आपके लिए हो जाता है। देखो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, तो सबसे पहले कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन इसमें होती है, और शिखर और गर्त इसमें होती है अनुप्रस्थ में। मेनली बात याद रखना इस चीज़ को। और ध्वनि तरंगें जो क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगा वो उदाहरण है। और जो पानी में हलचल करने वाली जो तरंगें होती हैं वो क्या कहें, एक तरह जो सुनामी वेव्स होती हैं, तरंगें होती हैं, वो क्या है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण। इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें लंबाई की दिशा में जो है फैलती है, ये लंबाई की दिशा में फैलती हैं। ये ऊर्ध्वाधर भाई इस तरीके से ना जल में फैलेंगी, है ना, और ये लंबाई में इस तरीके से जाएंगे, कहीं ऐसे जा रही है ना। तो ये क्या है, ये हमारी जो अलग अलग तरंगें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है सिद्ध कीजिए सीपी और सीबी में आपको संबंध यहाँ पे ज्ञात करना है। इसको जरूर से कर लेना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर यहाँ पे मैं आपको नहीं बता सका, लेकिन आपको इसे कर लेना है। देखो लास्ट टाइम में जब मैं आपको आपकी क्या है कहीं की बुक से या फिर नोट्स से रिवीजन करवाऊंगा लास्ट टाइम में पेपर के, तब मैं आपको यहाँ पे उस तरीके से वीडियो बना करके, जब रिकॉर्डिंग करके, है ना, कहीं की वीडियो शूट करके, है ना, उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड जुड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि समतापी और रुद्धूष्म प्रक्रम में अंतर लिखिए। भाई कोई 4 अंतर लिखना है, तो 3 यहाँ पे दिए गए हैं, तो 4 अंतर ही आपको कर लेना। ठीक है ना, कर लेना भाई, है ना। देखिए समतापी क्या होता है, तापमान स्थिर रहता है, इसमें तापमान में इसमें परिवर्तन होता रहता है। इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, कोई ऊष्मा आदान प्रदान नहीं होता है भाई, इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, और गैस का दाब और आयतन दोनों बदल सकते हैं। इसमें गैस का दाब और आयतन बदलते हैं, लेकिन तापमान में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, इस चीज को याद रख लेना। नेक्स्ट हमारा पृथ्वी की सतह से गहराई पर जाने में गुरुत्वाकर्षण स्मॉल जी के गुरुत्वाकर्षण, जिससे स्मॉल जी से पता जी के मान में परिवर्तन का सूत्र है ना, इसको आपको स्थापित करना है भाई, है ना। तो चलिए इस तरीके से इसको करिएगा। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण हमारा पृथ्वी की सतह से गहराई पर जाने पर, है ना, जैसे हम गहराई में जाएंगे सतह से, वो हमारा घटता जाएगा, कम होता चला जाएगा। इसके लिए आपको क्या कर लेना है, ये सूत्र यहाँ पे इसको निगमित करना है। यहाँ पे मैंने सीधा का सीधा सूत्र लिख दिया है, इसको आपको यहाँ पे निगमित कराना जरूर से। यहाँ पे परिवर्तन, है ना, सूत्र स्थापित करना का पूरी जो प्रोसेस है उसको पूरा कंप्लीट कर लेना। देखो वही प्रॉब्लम है यार, है ना, तो इसको कर लेना। यहाँ पे क्या क्या दर्शाएगा, ये सूत्र तो आ जाता है, अपन ने ये लिख दिया कि ये है, लेकिन आपको इसको पूरा का पूरा जो है निकालना जरूर से कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो, मैंने कुछ ये करने के प्रयास किए हैं कि मैं आप लोगों को दे सकूं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कुछ में यार बहुत ज़्यादा वो दिक्कत होती है टाइपिंग में, है ना, कई बार तो बिगड़ जाता है पूरा का पूरा, तो बहुत टाइम लग जाता है यार, है ना। और आप लोगों को वीडियो जल्दी पहुँचाने में भी दिक्कत होती है, तो फिर मैं कह देता हूँ कि आप लोग ये कर लेना। क्वेश्चन मेनली याद रखो कि ये क्वेश्चन हमें करना है ना, अपने तरीके से उस चीज़ को करो, है ना, जो आप करते हो, तो वैसे सही रहेगा। नेक्स्ट है आपका किसी भवन के भूतल पर लगा पंप 30 मीटर क्यूब आयतन की पानी की टंकी को 15 मिनट में भर देता है। यदि टंकी भूतल से 40 मीटर ऊपर हो तो पंप द्वारा जो है व्यय शक्ति को ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे उठाए गए जल का द्रव्यमान, ये सारी चीज़ें जो आपको दी गई हैं, इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंड इसमें आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो आपका आंसर इस तरीके से आप आगे निकालते हुए, और ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी दक्षता इसकी आ जाती है, व्यय शक्ति कहें तो, है ना, इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देख लेते हैं, सन्नादि क्या है ना, प्रश्न लिखना मैं वहाँ पर भूल गया, लेकिन क्वेश्चन है ये 2022 के लगभग ये क्वेश्चन आया होता है। सन्नादि क्या है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन अलग से आता है तो 2 नंबर में बनेगा, एंड पूरा क्वेश्चन आता है जो 4 नंबर में बनना ही बनना है भाई, इसे कोई नहीं रोक सकता, है ना। सन्नादि क्या होती है, सिद्ध कीजिए कि खुले आर्गन पाइप में सम और विषम दोनों प्रकार के सन्नादि जो है उत्पन्न होते हैं। आरेख भी बनाना है भाई। सन्नादि वे स्वरक जिनकी आवृत्ति मूल स्वरक की आवृत्ति की पूर्ण गुणज होती है, सन्नादि कहलाते हैं, है ना। वे सन्नादि जिनकी आवृत्तियां मूल स्वरक की आवृत्ति की 2 गुनी होती हैं, 4 गुनी 6 गुनी होती हैं, सम सन्नादि कहलाते हैं। वे सन्नादि जिनकी आवृत्तियां मूल स्वरक की आवृत्ति में 3 गुनी 5 गुनी 7 गुनी होती हैं, वे क्या है, विषम सन्नादि कहलाते हैं। इस चीज़ को याद रखना भाई, डीपली पढ़ लेना इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका दिया गया आगे, है ना, जब खुले ऑर्गन पाइप, देखिए खुले और विषम सम दोनों पाइपों की बात करिए, इनमें भाई किस प्रकार के दोनों प्रकार के सन्नादि उत्पन्न होते हैं, इसका आरेख आपको बनाना है ना। तो इसका आरेख अगर मैं यहाँ पे, आरेख है क्या भाई, आरेख नहीं है भाई, नहीं है, आरेख नहीं है ना। तो इसको आरेख को आपको इसके जरूर से कंप्लीट कर लेना है, एंड इसका थोड़ा लॉन्ग आंसर है तो इसको कंप्लीट कर लेना है। देखो समीकरण के दौरान यहाँ पे दिया गया है, आपको समझाया गया है ना, ये रहेगा आपका आंसर इसका, एंड आगे आपका ये आंसर यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा यहाँ तक आंसर इसका कंप्लीट आपका यहाँ पे हो जाएगा, देखिए, है ना। तो ये आपका यहाँ पे आंसर यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ तक आप लिख देंगे कि अतः स्पष्ट कि खुले आर्गन पाइप में सम तथा विषम दोनों प्रकार के सन्नादि उत्पन्न होते हैं, है ना। इस चीज़ को कंप्लीट भाई कर लेना पूरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, बर्नौली की प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। देखो
बर्नौली की प्रमेय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये क्वेश्चन करना ही आपके अर्धवार्षिक में भी आया था। ये रहेगा उसका पूरा का पूरा, यहाँ पे देखिए संरचनात्मक चित्र कह सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप इसे बनाइएगा एंड ये याद रखना मेनली, तो है ना, ये याद रखोगे ना तो आप इसे आसानी से लिख पाओगे, है ना। मेनली प्रमेय याद कर लो ये, एंड इसको जो है सिद्ध करना पूरा का पूरा अपना तैयार कर लेना। यहाँ पे वो नहीं बताया गया है, लेकिन अथवा में इस तरीके से इसका लिख सकते हैं, इसका प्रमेय, और ये रहेगी इसकी प्रमेय, है ना। दोनों ही लिख सकते हैं आप, दोनों ही आपके सामने बताई गई हैं, है ना। तो इस चीज़ को याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बहिस्राव वेग क्या होता है, टॉरिसेली का नियम, है ना। टॉरिसेली का नियम लिखी हुई है, वह बहिस्राव वेग से संबंध जो है ज्ञात कीजिए। तो बहिस्राव वेग आपको समझाएगा, बहिस्राव वेग किसी छिद्र से किसी द्रव का बहिस्राव वेग उस वेग के बराबर होता है जो जिसे कोई वस्तु द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से उस छिद्र तक सफलतापूर्वक गिरते हुए प्राप्त कर लेता है। अब भाई टॉरिसेली प्रमेय क्या होता है, तो टॉरिसेली ने एक प्रमेय दिया जिसमें किसी सूक्ष्म छिद्र से बाहर निकलने वाले एक तरल वेग का परिणाम उस वेग के परिणाम के बराबर होता है। परिमाण जो होता है उसके परिमाण के बराबर होता है, जिसमें कोई वस्तु द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से उस छिद्र तक स्वतंत्रता पूर्वक जो है गिरते हुए प्राप्त कर लेती है ना। तो मतलब एक दूसरे से रिलेट करते हुए ही चीज़ें हैं, इनको जरा सा आपको याद रखना है इन दोनों को, है ना। एंड संबंध इसमें क्या होता है, संबंध आपका इसमें ये बताया गया है, संबंध इसमें पूछा भी गया है, तो इसको डिटेल में आपको पूरा सॉल्व करना सीख लेना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया था गति का द्वितीय क्रम समीकरण। देखो भाई वही प्रॉब्लम यार थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप होते हैं, टाइपिंग में दिक्कत होती है एंड कई बार तो बिगड़ जाता है, मैंने कहा ना अभी, है ना। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बताए हैं, ये क्वेश्चन पूरे लिखे हुए हैं 4-4 नंबर के, इन्हें कर लेना, इनके आंसर नहीं है आगे। अब ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, इनको करके ही जाना भाई, है ना। कुछ हो सकते हैं कि आंसर होंगे, कुछ के नहीं है, ठीक है। ये F=m/2 ये कंप्लीट कर लेना भाई, ये तो होगा ही आपका, है ना। तनी हुई डोरी की कंपन के लिए आपको सिद्ध करना है N1 अनुपाते N2 अनुपाते N3 अनुपाते आपको डॉट 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 दिया गया है ना। इसको आपको 1 अनुपाते 2 अनुपाते 3 जहाँ पर N की है कंपन विधाओं की आवृत्तियाँ हैं, इसको आपको सिद्ध करना है तनी हुई कंपन की डोरी के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण आपको दिया गया है भाई, तो इसकी शुद्धता की जांच करनी है ना। T √2π√L/G ये आपको दिया, शुद्धता की जांच करनी है इसकी। यहाँ पे वायु में ध्वनि वेग भी वायु दाब P एवं घनत्व पर निर्भर करता है। इसकी विमीय विधि से ध्वनि वेग V के लिए न्यूटन सूत्र की स्थापना करिए भाई, है ना। किसी भाले को वायु में फेंका जाता है, इसका उड्डयन काल 10 सेकंड व क्षैतिज प्रयास क्या 100 मीटर है, तो इसकी गणना कीजिए, है ना। इनकी गणना करनी है आपको, है ना, इन चीज़ों की, है ना। तो इन मेनली 4-5 चीज़ें दी गई हैं गणना के लिए, तो सीख लेना यार, कोई भी आ सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावकारी लंबाई और उसकी गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। विमीय समीकरण की सहायता से उनमें संबंध स्थापित भाई करिए भाई, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कोई वस्तु 2 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर 20 मीटर पर सेकंड से की नियत चाल से गतिमान है। अर्ध चक्र जो है इसकी गणना करनी है आपको, है ना। ये 5 चीज़ें आपको इसमें डिफाइन करनी है ना। तो इन चीज़ों को यहाँ पे देख लेना है, इसमें वेग का परिमाण क्या होता है, परिवर्तन का परिमाण, है ना। तो ये सारी चीज़ें बतानी है। नेक्स्ट कर लेना आपको ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को लिखना है, इसके साथ ही आपको सीपी और सीबी में संबंध बताना है ना, मतलब सिद्ध करना है। नेक्स्ट है आपका निम्न के लिए कार्य के व्यंजक को बताइए, तो समतापीय प्रसार का व्यंजक, रुद्धोष्म प्रसार का व्यंजक भाई, इनको कर लेना। नेक्स्ट है फलन विधि का उपयोग कर एक समान त्वरित गति के लिए शुद्ध गतिक समीकरण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, है ना। इसको कर ही लेना, ये फलन गति से क्वेश्चन आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक समान त्वरित गति में VT ग्राफ खींच करके गति के समीकरण प्राप्त कीजिए भाई, है ना। वेग और समय ग्राफ खींचना है और गति के समीकरण प्राप्त करना है। नेक्स्ट है प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, पृथ्वी की सतह से क्षैतिज किसी कोण के फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल व प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज प्रयास के लिए सूत्र स्थापित करो भाई। ये क्वेश्चन शायद हम ऊपर देख चुके हैं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है तनित तार में संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित करो। पलायन चाल किसे कहते हैं, इसका व्यंजक भाई निगमित करो। सीमांत वेग को परिभाषित करो, व्यंजक बनाओ, है ना। सरल आवर्त गति के कण के वेग व त्वरण का व्यंजक भाई। न्यूटन का गति का नियम क्या है, इसके आधार पर सिद्ध कीजिए कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, है ना। इसको कर लेना है ना, यह बल F=m/2 ये वही है ना। ये सारा क्वेश्चन आपको ये सारे क्वेश्चन कर लेना भाई। तो यहाँ पर होते हैं आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट, एंड इन क्वेश्चंस को कर करके एक विद्यार्थी अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता है, और इनके आंसर आप लोगों को जरूर से कर लेना है। और मैं ये कोशिश करूंगा कि जल्दी ही मैं आपको इनका आंसर प्रोवाइड करा सकूं। तो चैनल को लाइक तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अपने एक मित्र के साथ शेयर कर देना, और इन क्वेश्चंस को जरूर से कर लेना, क्योंकि ये आप लोगों के लिए जरूरी है भाई। क्योंकि कर लेना यार, आप टाइम नहीं बचा है परीक्षा के लिए, इनको लगाओ क्वेश्चंस को, इस टाइप को और भी क्वेश्चन देखो, एंड आपको जो कहें कि 2 नंबर के 3 नंबर के प्रश्न देखने हैं तो जाकर वीडियो देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।